Hello guys, welcome to Study World. In this video tutorial we are going to learn about chemical reaction. तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे बैलेंस कैसे बैलेंस करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को, और भी बहुत कुछ पढ़े थे। तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। तो पहले स्टेटमेंट है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड का टूटना या बनना होता है, ठीक है। मतलब जो भी केमिकल्स हैं जैसे कि ये CaO है, ठीक है, तो ये पहले ब्रेक डाउन होता है और फिर H2O भी आपस में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद आपस में कंबाइन करके ये नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो उसी तरह वही बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जो होता है वो पहले ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड्स का और फिर आपस में मिलके एक नया कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग को मेनली 4 केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? सच रिएक्शन in which formed from two or more reactant is known as combination reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होकर कोई भी रिएक्शन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ, इससे बहुत कोई ये सोचने लगता है कि हाँ दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे वो अदर बुक में जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और दो से अधिक भी प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन आप लोग को बस यही समझना है कि हाँ सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, ये बेसिक नॉलेज हो गया जो कि आपको बोर्ड में काम आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे CaO प्लस H2O, तो रिएक्ट करके क्या बना? CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज किया, ठीक है। क्या रिलीज किया? हीट भी रिलीज किया। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैकेंड लाइम बोलते हैं। तो बहुत कोई क्विक लाइम और स्लैकेंड लाइम में बहुत डिफरेंस समझ नहीं पाता है, तो मेनली याद रखना है इसको, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये क्विक लाइम है और ये स्लैकेंड लाइम है। तो हम लोग जब चूना खरीदते हैं ना, जैसे कि घर को जब हम लोग क्या उसको बोलते हैं, पेंट करते हैं ना व्हाइट कलर से जो होता है चूना, वही चूना जो होता है जब हम दुकान से लेके आते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है CaO होता है, ठीक है। जो पत्थर के रूप में है वो CaO है। और जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि स्लैकेंड लाइम बन जाता है। जो वाटर के साथ मिक्स होने पे जो बनता है उसको स्लैकेंड लाइम बोलेंगे। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत बबल्स निकलने लगते हैं गर्म होने की वजह से। दिस स्लैकेंड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो स्लैकेंड लाइम होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, मतलब पुचाड़ा करने के लिए मेनली, अगर देहाती भाषा में बोला जाए तो। और जो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कुछ दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है? तो एयर में प्रेजेंट है। जब हम लोग पेंट किए घर को तो वो तो भाई एयर में ही है ना, तो वहाँ एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ही, तो वो अपने आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव द शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 2 से 3 दिन लग जाता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो 2 से 3 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ घर पूरा मतलब न्यू न्यू लगने लगता है, शाइन करने लगता है, तो वो इसी के कारण होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 देन CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं CaCO3 को। और भी अदर एग्जांपल अगर देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो हो जाएगा कार्बन प्लस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2 प्लस O2 देन H2O फॉर्म हुआ, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ऊपर वाला भी बैलेंस्ड है। और हाँ आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि जो रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं बैलेंस्ड है, ठीक है, उसका हमेशा ध्यान देना है एग्जाम में।
फिर अगला पॉइंट है हमारा कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट एक एग्जांपल देखे थे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इसका और भी अदर अदर एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा CH4 प्लस O2 देन फॉर्म CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हीट फॉर्म हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो हाँ, एक और बात कि आप लोग को अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कुछ कुछ जैसे रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि ये स्लैकेंड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बोनेट कैसे फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पिछला जो हम लोग देखे थे कि क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होकर स्लैकेंड लाइम बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर एक्सोथर्मिक का भी एक रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखें कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा है, तो इसी तरह से एक रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक, जिसमें हीट लगाना पड़ता है, मतलब रिएक्टेंट के साइड में हीट लगता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फिर अगला है कि रिस्पायरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो हम लोग रिस्पायरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो वो भी एक कैसा रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पे। जैसे कि C6H12O6 जब O2 के साथ रिएक्ट होता है तो C6CO2 फॉर्म होता है प्लस 6H2O फॉर्म होता है और एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो हम लोग सांस लेते हैं तो एनर्जेटिक महसूस करते हैं। चाहे फिर जब हम लोग पानी पीते हैं तो उस टाइम भी हम लोग मतलब वहां पे एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को मतलब जो फूड हम लोग जो खाते हैं वो स्टार्च जो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में रहता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, वहां पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसको भी बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये होगा कि रिएक्टेंट तो सिंगल रहेगा लेकिन दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2FeSO4 को हीट देंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 फॉर्म होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग हीट देना पड़ रहा है, रिएक्शन करवाने के लिए हीट लगाना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक में ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे CaCO3 है, यहाँ पे एरो छूटिए, CaCO3 को हीट देंगे तो CaO प्लस CO2 फॉर्म हो जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 से CO2 से रिएक्ट होकर। अब हम लोग यहाँ पे है कि डिकम्पोजिशन ऑकर थ्रू अ थ्री मीडियम, मतलब डिकम्पोजिशन जब भी होगा तो वहाँ पे तीन चीज का जरूर यूज होगा, या तो हीट का यूज होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, या तो सनलाइट का यूज होगा, ठीक है। मतलब अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ये तीन में से कोई ना कोई एक चीज जरूर प्रेजेंट होगा कि जिसकी मदद से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो देखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। हीट का एग्जांपल हो जाएगा 2PbNO3 होल ट्वाइस प्लस हीट, इसमें हीट देंगे तो क्या हो जाएगा 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ पे प्लस छोड़िए, प्लस NO2 प्लस O2 फॉर्म होगा, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं यानी कि H2O को इलेक्ट्रिसिटी दिए तो वो क्या बना H प्लस और OH माइनस O माइनस में फॉर्म होता है, ठीक है। H प्लस और O माइनस में फॉर्म हो जाता है, OH माइनस नहीं, O माइनस और OH माइनस दोनों हो सकता है। फिर उसी तरह से सनलाइट में होता है कि 2AgCl को अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंट में बस रख देते हैं सनलाइट में तो वो Ag और Cl2 अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे सेम रिएक्शन होता है AgBr के साथ भी, तो उसी तरह से AgBr को अगर हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो वो भी Ag प्लस Br2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, वो ग्रे कलर का फॉर्म हो जाता है, ग्रे कलर, हाँ ग्रे कलर बन जाता है। तो इसका भी ध्यान देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब एग्जाम में तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं इस बार कि अगर एमसीक्यू पूछे या फिर वन वर्ड पूछे तो ये में से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आपको लिखने के लिए आएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हीट, चाहे फिर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो या नॉर्मल रिएक्शन है तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगला है दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये जो हम लोग देखे AgCl और AgBr वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे, इसी AgCl और AgBr के हेल्प से हम लोग व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो पहले बनता था ना मूवी या फिर और भी कुछ, तो उसको हम लोग क्या वो इसी रिएक्शन से बनता था।
ठीक है। फिर अगला हमारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बाय हाई रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसमें ये होता है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे Fe प्लस CuSO4 को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो FeSO4 प्लस Cu फॉर्म हुआ, यानी कि यहाँ पे जो Cu था वो हट गया और यहाँ पे क्या ज्वाइन हो गया? Fe ज्वाइन हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है Cu से। ठीक है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आप लोग रिएक्टिव सीरीज पहले पढ़ चुके होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं, तो अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ के आइए। फिर सेकंड रिएक्शन है उसी Zn प्लस CuSO4 को, तो वही Zn रिप्लेस कर दिया Cu को। अगर ऐसा रिएक्शन रहे कि Cu प्लस FeSO4 तो क्या होगा? यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम में ध्यान देना है कि किससे किसको रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है और एज कंपेयर टू आयरन, तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो एग्जाम में सिंपली लिख देना है नो रिएक्शन। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस यही होता है कि इसमें सिंगल एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, इसमें डबल एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा। एग्जांपल के तौर पे Na2SO4 प्लस BCl2 BaCl2 को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस 2NaCl फॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होके वो NaCl फॉर्म कर लिया। ठीक है, मतलब ये NaCl साल्ट होता है हम लोग का, और BaSO4 प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, PPT, मतलब वो बैठने, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो होगा जो घुलेगा नहीं, वो लिक्विड में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे लिक्विड के नीचे लास्ट जो परत रहता है उस पर बैठ जाएगा। उसी तरह से CuCl2 प्लस 2AgNO3 को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2AgCl फॉर्म होगा। इसमें भी ये जो है ये प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एक न एक चीज प्रिसिपिटेट हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि प्रिसिपिटेट फॉर्म जरूर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन को गेन किया जा रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब वो दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है और ऑक्सीजन गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इफ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन बोलेंगे। तो या फिर अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है और ऑक्सीजन लूज हो रहा है रिएक्शन के टाइम में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। और जैसे कि अगर देखा जाए तो CuO प्लस H2 को रिएक्ट करवाएं तो Cu प्लस H2O बना। यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड था वो ऑक्सीजन अपना लूज करके सिंपल कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो वाटर फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज किया, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो क्या है? रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। फिर ये ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीजन गेन करने वाला क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एग्जाम में ऐसा 2-3 रिएक्शन दे दिया रहेगा और बोलेगा कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। ये ध्यान से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा। फिर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हैविंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर अगला है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट करता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्ट बाय अ सब्सटेंस नहीं metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid or etc, it is said to be corroded and this process is called corrosion। तो corrosion सिंपली कुछ नहीं होता है कि जैसे जैसे अगर कोई भी चीज है अगर वो अपना शेप साइज चेंज मतलब लूज करते जा रहा है, ठीक है, चेंज और लूज करने में फर्क है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम अगर समझाएं तो जब नदी के बहाव से जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े पत्थर वो मतलब कटते जाता है धीरे धीरे, तो वो कोरोड होता है। ठीक है, उसमें कोरोजन वहां पे हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो टूटते जा रहा है पत्थर का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। और फिर रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन अ फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस।
तो जब भी कोई फैट्स और ऑयल वाला जो सब्सटेंस है जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ज्यादा देर रह जाता है, तो वो रेंसिड हो जाता है। अब रेंसिड होने का मतलब ये है कि उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि खराब हो गया। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये दोनों का डेफिनेशन तो 100% आएगा ही एग्जाम में, तो याद करके जाइएगा। ठीक है। और एक बात यहाँ पे रेंसिडिटी में, कि रेंसिडिटी में हम लोग देखेंगे फैट्स और ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड हो जाने का मतलब टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। तो आखिर जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, वो आखिर खराब क्यों नहीं होता है? वो इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, और नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडाइज नहीं करने देता है, वो एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कैसा है, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग मतलब कर सकते हैं कि हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड अगर ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन नहीं करने में मदद कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सिंपल वर्ड है, वर्ड में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और दोनों जगह पे आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और गाइडलाइंस मिलते रहेंगे। तो कीप फॉलोइंग। थैंक यू।